हेलो स्टूडेंट्स। हमारा अगला टॉपिक है कलिंग का राजा खारवेल और उसकी उपलब्धियाँ। अपने इस विषय में हम कलिंग राज खारवेल की राजनीतिक प्रशासनिक उपलब्धियों की विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम विगत अनेक लेक्चर से मौर्योत्तर युग की अनेक राजनीतिक शक्तियों के विषय में चर्चा कर रहे हैं और उनसे हमें यह स्पष्ट है कि किस प्रकार से मौर्य सम्राट अशोक की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों के काल में भारतीय राजनीति में राजनीतिक विखंडन का दौर शुरू हुआ और जो केंद्रीय शक्ति का नियंत्रण था संपूर्ण भारतीय भूमि पर, उसमें शिथिलता आई और अनेक नवीन शक्तियों का अभ्युदय हुआ। और जैसे जैसे मौर्य साम्राज्य समाप्त हुआ तो भारतीय राजनीतिक इतिहास में अनेक नवीन राजनीतिक शक्तियों का पदार्पण हुआ। और इसी श्रृंखला में अब हम पढ़ने जा रहे हैं नवीन वंश को, जिस वंश से संबंधित थे महाराज खारवेल। सामान्य जनश्रुति से और इतिहास के सामान्य ज्ञान से, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अशोक के काल की महत्वपूर्ण घटना थी कलिंग को विजित करना। तो संभवतः ऐसा रहा होगा कि उसके उत्तराधिकारियों के निर्बल शासन काल में जब राजनीतिक विखंडन का दौर शुरू हुआ तो किसी काल में कलिंग में भी किसी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना हो गई होगी। लेकिन इतना हमें निश्चित है कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में एक अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य स्थापित था और यहाँ इस समय चेदी वंश के महामेघवाहन कुल का शासन था। संभवतः महामेघवाहन इस वंश के संस्थापक थे और उन्हीं के नाम पर से महामेघवाहन वंश के नाम से भी बुलाया जाता है। इस वंश में सबसे जो शक्तिशाली शासक हुए वे थे राजा खारवेल। खारवेल के विषय में हमें जो जानकारी प्राप्त होती है उसका प्रमुख आधार है उनके द्वारा उड़ीसा में पुरी जिले में स्थित उदयगिरी की पहाड़ियों का हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख हमें राजा खारवेल के जीवन के अनेक पहलुओं से अवगत करवाता है। इसमें उसके अभिषेक के वर्षों का उल्लेख है और किन किन वर्षों में उसने क्या क्या राजनीतिक उपलब्धियां प्राप्त की, क्या क्या प्रशासनिक उपलब्धियां उसके खाते में दर्ज हुई और किस प्रकार से अपने अभिषेक के वर्षों में उसने सामान्य जनता के लिए, आम जनता के लिए क्या क्या अच्छे कार्य करवाए या उसकी स्वयं की व्यक्तिगत रुचि अभिरुचियाँ किन किन क्षेत्रों में थी और किस प्रकार से उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, विजय की और किस प्रकार से उसका अपनी धार्मिक अभिरुचियाँ थी और उनके लिए उसने क्या क्या किया। इन सभी बातों का उल्लेख महाराज खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया है। या दूसरे शब्दों में हम कहें कि जिस प्रकार से समुद्रगुप्त के विषय में प्रयाग प्रशस्ति काफ़ी कुछ प्रकाश डालती है, उसी प्रकार से खारवेल के विषय में हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें उनकी अपने व्यक्तिगत व्यक्तित्व और उनकी अनेक राजनीतिक और सामरिक उपलब्धियों की, सैन्य उपलब्धियों की, प्रशासनिक उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त होती है। ये अभिलेख कुछ सीमा तक हमें महाराज खारवेल के व्यक्तिगत जीवन के विषय में भी जानकारी प्रदान करता है। या हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से हाथी गुम्फा अभिलेख ही खारवेल के राज्यकाल के इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। और इस अभिलेख में खारवेल को कलिंग का शासक बतलाया गया है और महामेघवाहन का उल्लेख उनके पितामह के रूप में किया गया है।
हाथी गुम्फा अभिलेख हमें यह जानकारी प्रदान करता है कि अपने जन्म से लेकर 15 वर्ष की अवस्था तक खारवेल को युवा राजकुमारों के अनुसार विविध प्रकार की क्रीड़ाओं एवं विद्याओं की शिक्षा दीक्षा मिली। उनका स्वास्थ्य या शरीर और वर्ण गौण था, स्वास्थ्य उत्तम था। इस लेख में उन्हें अनेक विद्याओं की शिक्षा दी गई, इसका उल्लेख भी किया गया है। यह उल्लेख भी किया गया है कि 15 वर्ष की अवस्था में उन्हें युवराज बनाया गया और युवराज के रूप में आगामी 9 वर्षों तक उन्होंने प्रशासनिक कार्यों में प्रशिक्षण लिया। और यही अभिलेख यह भी उल्लेख करता है कि 24 वर्ष की आयु में उनका राज्याभिषेक किया गया और वे कलिंग के शासक बने। इसमें उनके विवाह का भी उल्लेख किया गया है कि उनका विवाह ललक हत्ती सिंह नामक एक राजा की कन्या से हुआ, जो उनकी प्रधान महिषी बन गई। तो इस प्रकार से हाथी गुम्फा अभिलेख अनेक पैमानों पर हमें महाराज खारवेल के प्रारंभिक जीवन के विषय में जानकारी देता है। अब हम चर्चा करेंगे खारवेल की राजनीतिक उपलब्धियों के विषय में। हाथी गुम्फा अभिलेख में ही उल्लेख है कि शासक बनने के प्रथम वर्ष में उन्होंने अपनी राजधानी कलिंग नगर का निर्माण करवाया, उसके तोरणों और प्राचीरों की मरम्मत करवाई, वहाँ शीतल जल से युक्त तड़ागों का भी निर्माण करवाया। इस प्रकार उन्होंने अपनी प्रजा में व्यापक लोकप्रियता प्राप्त कर ली और आंतरिक रूप से राजा के रूप में उनकी स्थिति अत्यंत ही सुदृढ़ हो गई। और इसके पश्चात उन्होंने दिग्विजय की व्यापक योजना बनाई। अपने शासनकाल के दूसरे वर्ष में खारवेल ने एक विशाल सेना, जिसमें अश्व, गज, रथ, पैदल सभी सैनिक शामिल थे, पश्चिम की ओर भेजी, जिसने सातकर्णी की शक्ति का सामना किया। यह सेना कर्णवेना नदी तक आगे बढ़ी और इसने मुशिक नगर में आतंक फैला दिया। यद्यपि कर्णवेना नदी और मुशिक नगर दोनों के समीकरणों के विषय में पर्याप्त मतभेद है, वहीं रेपसन और बरुआ ने कर्णवेना की पहचान वैनगंगा से और उसकी सहायक नदी कन्हन से करते हैं और मुशिक नगर को उन्होंने गोदावरी घाटी में स्थित अस्सेकिया अश्मक की राजधानी बताया है। जबकि काशी प्रसाद जायसवाल कर्णवेना को आधुनिक कृष्णा नदी और मुशिक नगर को कृष्णा और मूसी के संगम पर स्थित मानते हैं और सातकर्णी की पहचान सातवां नरेश सातकर्णी प्रथम से वे करते हैं। हालांकि यह निश्चित नहीं है कि खारवेल तथा सातकर्णी की सेनाओं के मध्य कोई प्रत्यक्ष संघर्ष हुआ था या नहीं। अश्मक सातकर्णी के प्रभाव में था, अतः वह खारवेल के आक्रमण की उपेक्षा नहीं कर सकता था। तो लगता है कि ये कोई एक अपनी महत्वाकांक्षाओं की परिपूर्ति का किया गया कोई प्रयास हो और इस प्रयास में सफलता किसे मिली होगी हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन सातकर्णी ने अश्वमेध किया था ये हम जानते हैं। तो ऐसे में हम ये मान सकते हैं कि खारवेल को अपने प्रथम सैन्य अभियान में कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई होगी। इसके बाद हाथी गुम्फा अभिलेख उल्लेख करता है कि राज्यारोहण के तीसरे वर्ष में खारवेल ने अपनी राजधानी में संगीत, वाद्य, नृत्य, नाटक आदि से भारी उत्सव मनाया और उसके बाद उसने चौथे वर्ष में भोजकों, पूर्वी खानदेश, अहमदनगर के रठिकों के विरुद्ध सैन्य अभियान किए, उन्हें परास्त किया और अपनी सेवा करने के लिए बाध्य किया। हालांकि प्रामाणिक रूप से कुछ कहना संभव नहीं है, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि खारवेल ने अपनी सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन किया और अपनी महत्वाकांक्षाओं को परिपूर्ण करने का प्रयास किया होगा। अब इस प्रयास में उन्हें कहाँ तक सफलता मिली, इसको निश्चित रूप से रेखांकित नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसके पश्चात भी रठिकों और भोजकों के विरुद्ध खारवेल का पलड़ा भारी रहा होगा,
ऐसा इस हाथी गुम्फा के अभिलेख के उल्लेख से माना जा सकता है और उन पर अपना प्रभाव स्थापित करना निश्चित रूप से खारवेल की महत्वपूर्ण राजकीय और सामरिक उपलब्धि रही होगी। इसके पश्चात अपने शासनकाल के 5वें वर्ष में वह तनसुली से एक नहर के जल को अपनी राजधानी ले गया और इस नहर का निर्माण 300 वर्ष पूर्व नंद राजा द्वारा किया गया था। अब यह स्पष्ट नहीं है कि यह नंद राजा मगध का प्रसिद्ध शासक महापद्मनंद था अथवा कलिंग का कोई स्थानीय शासक था। वहीं आगे अभिलेख में अनेक लाखों मुद्राएं व्यय कर अपनी प्रजा को सुखी करने के प्रयत्नों का उल्लेख है, जहां ग्रामीण और शहरी जनता के अनेक कर माफ़ कर दिए जाने का भी उल्लेख है। और 8वें वर्ष में खारवेल द्वारा उत्तर भारत में सैनिक अभियान किए जाने का उल्लेख दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि उसकी सेना अनेक पहाड़ियों और दुर्गों को ध्वस्त करते हुए पार करते हुए आगे बढ़ती चली गई और उसकी सेना के डर से यवनराज दिमित्री की सेना आतंकित हो गई और वह मथुरा भाग गया। यद्यपि यवन शासक की पहचान सुनिश्चित नहीं है, लेकिन कुछ विद्वान इसका समीकरण डेमेट्रियस प्रथम या द्वितीय से करते हैं। वहीं कुछ अन्य विद्वान इसे कोई हिंद यवन या शक शासक मानने के पक्ष में है, कोई अन्य हिंद यवन या शक शासक मानने के पक्ष में है। लेकिन इस सब के संबंध में हम निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकती हैं। 90 वर्ष में उसने अपनी उत्तर भारत की विजय के उपलक्ष्य में प्राची नगर के दोनों किनारों पर महाविजय प्रसाद बनाए, ब्राह्मणों को दाना दे दिए। आगे भी उसकी विजय के लिए सैनिक तैयारियों का उल्लेख किया गया है। 10वें वर्ष में उसने पुनः गंगा घाटी पर आक्रमण किया, किंतु कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हो सकी थी। 11वें वर्ष में खारवेल ने दक्षिण भारत की ओर अपना रुख किया और वहाँ उसकी सेना ने आगे दक्षिण की ओर तमिल संघ का भेदन किया, ऐसा उल्लेख है। इससे हम कह सकते हैं कि खारवेल ने अपने राज्य के या शासन के दोनों तरफ ही, तीनों तरफ ही, उत्तर भारत, पश्चिम भारत और दक्षिण भारत की तरफ सैन्य अभियान किए और अपनी सेना को अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए काफ़ी आगे तक अपनी शक्ति के प्रसार और प्रभाव आपको सुनिश्चित करने के लिए भेजा। इस सब के साथ साथ 12वें वर्ष में भी खारवेल के 2 अन्य सैन्य अभियानों का उल्लेख मिलता है, एक उत्तर भारत में, दूसरा दक्षिण भारत में। सर्वप्रथम उसने अपनी सेना को उत्तर भारत के मैदानों में भेजा, जहां उसने अपने अश्वों और हाथियों को गंगा नदी में स्नान करवाया। अब इन अभियानों की और विस्तृत विवरणात्मक जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हम कह सकते हैं कि खारवेल निरंतर निश्चित रूप से अपने समय की उपलब्ध परिस्थितियों का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा था और अपनी महत्वाकांक्षाओं की परिपूर्ति कर रहा था। ब्रह्मांड पुराण की उड़िया पांडुलिपि के एक संदर्भ से इसकी पुष्टि होती है कि खारवेल ने भुवनेश्वर में एक मंदिर बनाया था। हो सकता है कि उत्तर भारत अभियान से के पश्चात खारवेल ने दक्षिण की ओर फिर से अभियान किया और दक्षिण में स्थित पांड्य राज्य तक वो जा पहुंचा, जहां उसने जल और थल दोनों ही मार्गों से पांड्यों की राजधानी पर धावा बोला और यह अभियान पूरी तरह से सफल रहा होगा। पांड्य नरेश ने उसकी अधीनता स्वीकृत की और उसे काफ़ी सारा धन प्रदान किया। संभवतः खारवेल का अंतिम सैन्य अभियान रहा होगा, क्योंकि अपने साथ अतुल संपत्ति लेकर वह अपनी राजधानी वापस लौट आया था और अपने शासन के 13वें वर्ष में खारवेल ने कुमारी पहाड़ी पर जैन भिक्षुओं के निवास के निमित्त गुहा विहारों का निर्माण करवाया था। कुमारी पहाड़ी से तात्पर्य उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ियों से ही लगाया जाता है। यदि हम खारवेल का धर्म और धर्मनीति की यदि विश्लेषण करें या चर्चा करें, तो सातवां नरेशों के विपरीत खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। उसने जैन साधुओं को और जैन विचारों को संरक्षण प्रदान किया, उनके निर्वहन के लिए प्रभु दान दिए, उनके रहने के लिए आरामदायक निवास स्थान बनवाए। हाथी गुम्फा लेख का उद्देश्य उदयगिरी पहाड़ी पर बनवाए गए ऐसे भिक्षुक आवासों का विवरण सुरक्षित रखना था।
परंतु स्वयं एक धर्म विशेष का अनुयायी होने के पश्चात भी एक शासक के रूप में वह सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु था। हाथी गुम्फा अभिलेख से ही पता चलता है कि उसने सभी देवी देवताओं के मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया था। अतः वह समस्त संप्रदायों का शासक के रूप में समान रूप से आदर करता था। उसके द्वारा किए गए अनेक निर्माण कार्यों की यदि हम चर्चा करें तो खारवेल एक महान निर्माता साबित होता है। उसने न केवल सत्तासीन होते ही अपनी राजधानी के प्राचीरों तोरणों को अलंकृत करवाया, अपितु भुवनेश्वर के पास उदयगिरी और खंडगिरी के पहाड़ियों पर भी अनेक वृक्षों का आवास और गुहा विहार बनवाए। उदयगिरी में रानी गुम्फा और खंडगिरी में अनंत गुम्फा की गुफाओं में उत्कीर्ण रिलीफ चित्रकला की दृष्टि से अत्यंत ही उच्च कोटि की है, जो उसके समय की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को दर्शाती हैं। इस प्रकार यदि हम खारवेल का भारतीय इतिहास में मूल्यांकन करें तो उसके जीवन और कृतियों में जो विवरण उससे प्राप्त होते हैं उससे स्पष्ट होता है कि खारवेल एक महान विजेता, लोकोपकारी शासक, महान निर्माता, धर्म सहिष्णु सम्राट था। वह स्वयं तो विद्वान था ही, लेकिन साथ ही विद्वानों का आश्रयदाता भी था। अभिलेखों में उसे राजऋषि की उपाधि से अलंकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त उसके लिए लेमराज, वृद्धराज, भिक्षुराज, धर्मराज, महाविजयराज जैसे विशेषणों का प्रयोग भी किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि खारवेल में एक साथ ही राज विजयी और धर्म विजयी शासक के गुणों का समन्वय था। उसके समय में जैसी राजनीतिक और सैन्य परिस्थितियां चल रही थी, उन सभी में भी उसने अपनी असाधारण योग्यता का परिचय दिया। वह असाधारण योग्यता वाला सेनानायक था कि जिसने निरंतर ही सुदूरवर्ती दक्षिण, उत्तर भारत, पश्चिम भारत में अभियान किए और वे अभियान खारवेल ने जिस भी दृष्टि से किए हों, लेकिन उसके साम्राज्य के लिए उससे कोई बहुत बड़ी हानि नहीं पहुंची और उनके अनेक पैमानों पर, जैसा हाथी गुम्फा अभिलेख उल्लेख करता है, उससे ये स्पष्ट होता है कि वो कहीं ना कहीं सफल रहे थे। खारवेल की तिथि के विषय में हम स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाथी गुम्फा अभिलेख की लिपि से स्पष्ट होता है कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास की है। तो इसी तिथि के आसपास हम खारवेल को रख सकते हैं। और जैसा कि हाथी गुम्फा अभिलेख के विवरणों से स्पष्ट है कि उसने प्रजा हित में अनेक कार्य करवाए, तो ये भी उसके एक अच्छे उत्कृष्ट शासक होने का प्रमाण साबित होता है। तो इस प्रकार से भारतीय इतिहास में खारवेल का स्थान काफ़ी उज्जवल है और उपलब्धियों से भरा हुआ है। धन्यवाद।